हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज से हम अपनी एसएफएम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। सो सबसे पहला चैप्टर जो मैं पिक कर रही हूँ दैट इज म्यूचुअल फंड्स। सो म्यूचुअल फंड्स एक बहुत ही इजी चैप्टर है और सबसे स्कोरिंग चैप्टर है क्योंकि इसमें 8 नंबर का क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो इसीलिए इस चैप्टर को हम लोग काफी इंपॉर्टेंस को रख के कंप्लीट करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको सारे कंसेप्ट और थ्योरी के एक कैप्सूल दूंगी और रिविजनरी वीडियो बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड। सो लेमन लैंग्वेज की अगर बात करें तो हम सोचते हैं कि अगर मेरे पास मान लो 10,000 रुपीज़ है और मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी है और बी के पास भी 10,000 रुपीज़ है उसको इन्वेस्टमेंट करनी है, सी के पास 5,000 रुपये है और उसको इन्वेस्टमेंट करनी है, तो हम तीनों मिलके कहाँ पे इन्वेस्ट करें। अब मैं अगर मान लो किसी का भी शेयर खरीदने जाऊंगी, मान लो रिलायंस का खरीदने जाऊंगी, तो मेरे को 3 से 4 शेयर से ऊपर नहीं मिलेगा और मेरे को बहुत ज़्यादा रिस्क रहेगा कि मेरे को प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है एक ही शेयर में। और अगर बी 5,000 है तो उसको 1 या 2 शेयर ही मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, तो उससे उसको भी काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहेगा कि प्रॉफिट हो सकता है कि लॉस हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम अपना पैसा जाके म्यूचुअल फंड को दे देते हैं। अब म्यूचुअल फंड क्या करता है ना, म्यूचुअल फंड अलग अलग लोगों से पैसे इकट्ठे करता है और उन पैसों को वो इन्वेस्ट करता है डिफरेंट शेयर्स और सिक्योरिटीज में। जब आपके पास बहुत ज्यादा पूल ऑफ फंड्स इकट्ठा हो जाता है, मान लो मैंने 100 लोगों से 10,000 रुपए लिए तो मेरे पास 1 लाख रुपया हो गया, वो 1 लाख रुपए मैं अलग अलग सिक्योरिटीज और शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकती हूँ। तो म्यूचुअल फंड्स वही करता है और वो इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स प्रोवाइड करता है ऑन बिहाफ ऑफ दैट शेयर्स एंड सिक्योरिटी और द मनी दे हैव इन्वेस्टेड इन द म्यूचुअल फंड्स वर्क। सो एक स्पॉन्सर होता है जो कि एक ट्रस्टी को अपॉइंट करता है, उन ट्रस्ट जो है वो म्यूचुअल फंड्स को बनाता है और वो जो म्यूचुअल फंड्स है उनको कौन मैनेज करता है, उनको मैनेज करता है पोर्टफोलियो मैनेजर्स, जो कि उस पैसे का और जो कि उस एनएवीज उन सबको मैनेज करते हैं और शेयर्स और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करते हैं आपके शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, गोल्ड में। तो यही डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स है जो आपको आगे पढ़ने। तो जो इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर पैसे देते हैं म्यूचुअल फंड्स को, म्यूचुअल फंड्स आगे मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और उस मार्केट से रिटर्न्स जनरेट करते हैं, जो कि रिटर्न्स वो वापस से इन्वेस्टर्स को वापस कर देते हैं। सो ये लिंक है इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड। सो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन म्यूचुअल फंड्स वो क्या है, दैट इज एनएवी, नेट एसेट वैल्यू। तो नेट एसेट वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो? नेट एसेट वैल्यू के लिए आपको करना है टोटल एसेट्स लेने हैं माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। इससे आपकी नेट एसेट वैल्यू आ जाएगी। नेट एसेट वैल्यू क्या डिटरमाइन करती है कि उस म्यूचुअल फंड की उस दिन क्या वैल्यू है। तो वो डिटरमाइन करता है कितने भी एसेट्स जो म्यूचुअल फंड ने परचेज किए माइनस जितनी भी लाइबिलिटीज हैं हमारी और डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। सो आपको टोटल एसेट्स तो आपको बताइए, सारे एसेट्स को जोड़ लो। आउटसाइड लाइबिलिटीज आपकी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग प्लस अमाउंट पेबल ऑन शेयर्स, ये रहेगा, और नंबर ऑफ यूनिट्स, जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स। सेकंड कंसेप्ट जो आता है दैट इज ऑफ रिटर्न्स। अब म्यूचुअल फंड्स आपका रिटर्न्स जनरेट करता है तो 2 टाइप ऑफ रिटर्न्स होती हैं, एक होता है कैपिटल गेन, एक होता है डिविडेंड। कैपिटल गेन कैसे रहेगा? मान लो एक शेयर मैंने परचेज किया 100 रुपए का और वो 100 रुपीज का शेयर अब 150 का हो गया इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो वो जो 50 रुपीज है ना, दैट इज माई कैपिटल गेन, दैट इज द रिटर्न। दैट कुछ शेयर्स है ना जो म्यूचुअल फंड्स है वो आपके जो कैपिटल गेन है उनको भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो कैपिटल गेन का हिस्सा आएगा प्लस जो आपका डिविडेंड है वो। तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा रिटर्न का? वो रिटर्न का फॉर्मूला सिंपल है, कैपिटल गेन प्लस डिविडेंड प्लस एनएवी का जो अभी प्राइस है माइनस एनएवी जो कि पुरानी जिसमें आपने परचेज किया था डिवाइड बाय एनएवी का प्राइस जो कि है जिसपे आपने परचेज किया था इनटू 100। सो ये फॉर्मूला आपका रिटर्न जनरेट करने का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपको क्वेश्चंस में आता रहेगा। सो अब एक कंसेप्ट है लोड का। लोड इज लाइक एग्जिट लोड एंड एंट्री लोड। सो लोड क्या होता है? जब मान लो आपने म्यूचुअल फंड परचेज किया, जब परचेज करने के टाइम पे आपको थोड़ा सा एक्सपेंस बियर करना पड़ता है, दैट इज एंट्री लोड। और जब आप उस म्यूचुअल फंड को एग्जिट करते हैं उस टाइम पे भी आपको थोड़ा सा एक्सपेंस बियर करना पड़ता है, दैट इज एग्जिट लोड। तो दैट विल बी अराउंड 1%, 1.5%। ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा और आपको उसके अकॉर्डिंग अपने एक्सपेंस जो है वो कैलकुलेट करना। अब रिटर्न्स में ना आपके पास 2 टाइप के कंसेप्ट होता है, एक होता है री इन्वेस्टमेंट ऑफ जो भी आपका डिविडेंड है और कैपिटल गेन है, और एक होता है कि आपने जो भी डिविडेंड और कैपिटल गेन है वो अपने बैंक अकाउंट में ले लिया। तो जो वो पहला केस है ना जिसमें आपने बैंक अकाउंट में ले लिया, उस केस में तो वो वाला फॉर्मूला चलेगा जो हमने अभी पढ़ा था। और इन केस अगर आपने वो री इन्वेस्ट कर दिया तो आपके नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ जाएंगे। तो उस नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए आपको बस यही करना है, क्लोजिंग एनएवी माइनस ओपनिंग एनएवी डिवाइड बाय ओपनिंग एनएवी इनटू 100, दैट विल बी योर रिटर्न। सो गाइस, अब बात करते हैं ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड स्कीम्स की। जो ओपन एंडेड स्कीम्स होती है उसमें आपका जो एंट्री एंड एग्जिट वो फ्री होती है, मतलब कि आप कभी भी उसको खरीद सकते हो और कभी भी बेच सकते हो। वेयर एज क्लोज एंडेड स्कीम्स में देयर इज अ स्टार्ट डेट एंड एंड डेट और उसके अकॉर्डिंगली म्यूचुअल
इन्वेस्टमेंट चलता है। उसके अलावा जो ओपन एंडेड स्कीम्स है दैट डजंट हैव एनी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, वेयर एज क्लोज एंडेड स्कीम्स हैव अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट दैट इट शुड बी लिस्टेड इन सेबी। एंड देन थर्ड part is that in open-ended scheme it should not have any fixed corpus like that, but in closed-ended scheme there should be a fixed corpus. And now there's a new scheme which is introduced, which is a cross between both the schemes, which is called interval scheme. So this is a cross between both, and that also you can like search on wherever you are investing your mutual funds, and you can see there's an interval scheme which is there. And yeah, it has benefits of both open and dividend equalization reserve. So this concept has only one question. एक पीएम में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा इसका डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व का, तो उसका कंसेप्ट मैं आपको बता देती हूँ, बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको समझा दूंगी। सो डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व किस लिए बनाया जाता है? वो इसलिए है कि मान लो कि आपका कोई भी पर्सन है, उसने 6 मंथ बाद ज्वाइन किया एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है साल के एंड में, तो जिसने 6 मंथ बाद ज्वाइन किया उसको हाफ डिविडेंड मिलेगा, राइट? तो अब वो 10,000 लोगों को कैसे देखे कि किसको कितना डिविडेंड मिलेगा, मतलब इसको इतना देना है, उसको 4 महीने का देना है, उसको 5 महीने का देना है, तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट। तो वो क्या करते हैं ना, जो साल के बीच में ज्वाइन करता है ना, उससे उतना पैसा ले लेते हैं एडिशन टू एनएवी। तो उससे क्या होगा ना कि उसको पूरा का पूरा डिविडेंड मिल जाएगा साल के एंड में, लेकिन उसके एनएवी में ऐड होके जितना उसको नहीं मिलना चाहिए था डिविडेंड, उससे वापस ले लेंगे, मतलब जिस टाइम पे वो शेयर्स को या फिर म्यूचुअल फंड को परचेज करेगा। तो अब बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की। एक्सपेंस रेशियो इज वेरी इजी टू डिटरमाइन। उसके लिए आपको क्या करना है, सारे एक्सपेंसेस लेने हैं, डिवाइड करना है उसको एवरेज एनएवी से। एवरेज एनएवी कैसे निकालोगे? ओपनिंग एनएवी प्लस क्लोजिंग एनएवी डिवाइड बाय 2, तो ऐसे आपकी एवरेज एनएवी आ जाएगी। एक्सपेंसेस को एवरेज एनएवी से डिवाइड करो इनटू 100, दैट विल बी योर एक्सपेंस रेशियो। गाइस अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। सो आपको क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं? सबसे पहले रिटर्न्स आर हाई, क्योंकि आपको मतलब इसमें रिस्क थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू शेयर्स एंड डिबेंचर्स, क्योंकि आप एक ही शेयर में मतलब उसमें इन्वेस्ट करते हो, यहाँ पे आप बहुत सारे शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो रिटर्न्स आर हाई एज कंपेयर टू अदर सिक्योरिटीज। सेकेंडली आपको क्या इसमें बेनिफिट मिलता है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स, क्योंकि आप ज्यादा लार्ज स्केल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो इसलिए आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी मिलता है। थर्ड आपको टैक्स सेविंग्स बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे गवर्नमेंट ने दे रखा है कि अगर आप 3 साल के लिए एक किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड उसको कहलाया जाता है, और उसको आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा उसका 80C में, ठीक है। उसके अलावा आपको एक्सपर्ट एडवाइस मिलती है कि जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स है, दैट आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स, दे आर वेरी हाई क्वालिफाइड and they have a knowledge of mutual funds. That is why your investment is in good hands. Other than that, you have synergy benefits because so much investment is getting made. उसकी वजह से आपको synergy benefits मिलते हैं और आपका प्रॉफिट। डिसएडवांटेजेस की, सर डिसएडवांटेजेस क्या क्या रहते हैं म्यूचुअल फंड्स में? सबसे पहले हाई कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे आपको ना पता नहीं होता है आपने किस टाइम इन्वेस्ट करना है, किस टाइम नहीं करना है, तो किसी टाइम पे कॉस्ट ज्यादा भी होती है, तो अगर आपने वहां पे इन्वेस्ट कर दिया तो आपको ज्यादा कॉस्ट पड़ेगी। उसके अलावा जो डिसएडवांटेजेस रहते हैं वो रहते हैं ओवर डाइवर्सिफिकेशन। ओवर डाइवर्सिफिकेशन किस लिए? क्योंकि अगर आपने 1,000 रुपीज मतलब इन्वेस्ट किए हैं, वो 1,000 रुपीज अलग अलग शेयर सिक्योरिटीज में रहेगा, तो वो कभी कभी ओवर डाइवर्सिफिकेशन का भी डिसएडवांटेज हमको देता है। थर्डली रहता है आपका मैनिपुलेशन ऑफ फंड्स। अब सारे पोर्टफोलियो जो भी मैनेजर्स हैं आपके अच्छे नहीं होंगे, कई बार मैनिपुलेशन ऑफ फंड्स के कुछ केसेस आते हैं और वो रिस्क आपका ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो वो आपको एक डिसएडवांटेज रहता है। फोर्थ इज टैक्स प्लानिंग। तो टैक्स प्लानिंग के चक्कर में ना हम लोग 3 साल के लिए एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन कई बार हमें पता चलता है बीच में कि वो म्यूचुअल फंड हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, और वो हमें टैक्स सेविंग्स के लिए हमने ले लिया, लेकिन वो म्यूचुअल फंड प्रॉफिट नहीं दे रहा है हमको, तो दैट इज ऑल्सो अ डिसएडवांटेज। कैसे इफेक्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस को या फिर म्यूचुअल फंड्स को? तो सबसे पहले है आपका पास्ट परफॉर्मेंस। अगर आपने कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदना है ना, सबसे पहले उसकी पास्ट परफॉर्मेंस चेक करो कि उसकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी थी, और वो मतलब कितना प्रॉफिट दे रहा है, कितनी रिटर्न्स दे रहा है ड्यूरिंग द पास्ट परफॉर्मेंस, एंड नेक्स्ट कुछ ईयर्स में वो कितनी रिटर्न्स प्रॉमिस कर रहा है आपको। सेकेंडली आपको देखना है कि उस म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है। हर म्यूचुअल फंड का एक ऑब्जेक्टिव रहता है, और आपको वो ऑब्जेक्टिव करना है कि वो कैपिटल गेन के लिए ज्यादा हो जाता है या फिर डिविडेंड ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो उसका ऑब्जेक्टिव देख के ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। थर्डली कि एक्सपेंस रेशियो क्या है। एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना अच्छा रहेगा, तो अगर आप कम है उसके एक्सपेंस रेशियो तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और अगर उसकी एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए थोड़ा सा वेट कर सकते हो। उसके अलावा आपको चेक करना है कि उसका फंड मैनेजर कौन है और कौन कौन सी सिक्योरिटीज और इन्वेस्टमेंट्स में उनके पोर्टफोलियोज हैं, उसकी भी रिसर्च आप कर सकते हो। और उसके लिए आपको बस जाना है और वहाँ पे फंड मैनेजर का नाम देखना है और उनकी हिस्ट्री आपको चेक करनी है। उसके अलावा आपको फंड टर्नओवर रेशियो देखनी है कि उनकी फंड टर्नओवर रेशियो कैसी है उस म्यूचुअल फंड की, और वो म्यूचुअल फंड का साइज क्या है।
तो इन सब फैक्टर्स को अगर आप ध्यान में रख के इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका म्यूचुअल फंड की सिलेक्शन बहुत अच्छी हो जाएगी। सो दीज आर द फैक्टर विच अफेक्ट म्यूचुअल फंड। तो इन बातों का आपको ध्यान। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग म्यूचुअल फंड के क्वेश्चंस करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हमको कंसेप्ट रिवाइज करने के लिए। तब तक के लिए आप अपने आप भी एक रिवीजन कर सकते हो इन कंसेप्ट्स के बेसिस पे। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है या फिर आपको कुछ भी क्वेश्चंस है जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मुझसे सॉल्व करवाने हैं, वो आप मेल कर सकते हो या फिर मुझे मैसेज कर सकते हो। तो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर with your friends. Thank you.